हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 5 की, यानी कि यूनिट का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के 2026 में आने वाले टॉप एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। कितने एमसीक्यू? टोटल 50 एमसीक्यू का, ठीक है। टॉप 50 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को देख लीजिए पेपर, क्योंकि यहीं से आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो क्या होंगे? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। और ये किसके किसके लिए होगा? MBBU मिर्जापुर यानी कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट का पेपर 9 फरवरी को लगा हुआ है। कब लगा हुआ है दोस्तों? 9 फरवरी को। तो उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। और अदर सभी कॉलेज के लिए जिनका 2026 में एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे पहले मैंने यूनिट 4 तक का वीडियो करा दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और दोस्तों वहां पे जाकर के आप यूनिट 1 से वीडियो देखना शुरू करेंगे और इसी फ्लो में आपको यूनिट 8 तक वीडियो कराया जाएगा। और यदि समय बच जाता है तो आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो या एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो क्या होंगे? PYQ होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न यहाँ पे कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हवाबाजी में नहीं कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आपका बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज ए कर्व्ड एरो रिप्रेजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिक अभिक्रिया तंत्र में वक्र तीर क्या दर्शाता है? मूवमेंट ऑफ एटम्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा। सॉरी, इसमें ए वाला होगा, यानी कि बी, ठीक है। बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में कर्व्ड एरो का यूज इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो जो होता है उसको दिखाने के लिए कर्व्ड एरो का यूज होता है। ये एरो ये बताता है कि रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहा है। क्या करता है दोस्तों? ये एरो यही बताता है कि रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से होकर के कहाँ तक जा रहा है, यही ये एरो दिखाता है। इससे बॉन्ड ब्रेक या बॉन्ड फॉर्मेशन समझ आता है। एटम्स या न्यूक्लियाई मूव नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, ये डबल हेडेड कर्व्ड एरो इंडिकेट्स, डबल हेडेड वक्र तीर क्या दर्शाता है? मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, प्रोटॉन ट्रांसफर या रेडिकल फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों होगा ये? क्योंकि डबल हेडेड एरो का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट ही क्या होता है? डबल हेडेड एरो होता है। इसका यूज आयनिक रिएक्शन में होता है। जैसे आयनिक रिएक्शन कौन कौन कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है? SN1 में, SN1 में, SN2 में और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक में। किसमें दोस्तों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। दोस्तों यदि आपको हिंदी भी पढ़ना होगा तो साथ में हिंदी भी दिया हुआ है। हम क्या है कि इसमें बाइलिंगुअल बताएंगे, ठीक है। मिक्स जिसको बोलते हैं, मिक्स बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल्फ हेडेड एरो इज यूज टू शो, हाल्फ यानी कि आधा हेडेड तीर किसे दिखाने के लिए प्रयोग होता है? आयनिक रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन को जो है हाल्फ एरो यानी कि हाफ तीर से उसको दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है। हाल्फ हेडेड एरो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाता है, एक इलेक्ट्रॉन ना, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया है तो यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ये एरो फ्री रेडिकल रिएक्शन में यूज होता है जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये फ्री होता है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन प्रोड्यूसेस, होमोलाइटिक बंध विच्छेदन से क्या बनता है? आयंस बनता है, फ्री रेडिकल्स बनता है, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा, फ्री रेडिकल्स। क्या होगा? फ्री रेडिकल्स। होमोलाइटिक फिजन में बॉन्ड इस तरह टूटा है, यानी कि टूटता है कि हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो बहुत
रिएक्टिव होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ। हेट्रोलिटिक बंध विच्छेदन से क्या बनता है? रेडिकल्स बनता है, आयंस बनता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनता है, फ्री एटम्स बनता है। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, आयंस। यानी कि इस टाइप के फ्यूजन में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले लेता है, इसलिए एक पॉजिटिव आयन जिसे कैटायन बोलते हैं और एक नेगेटिव आयन जिसे एनायन बनता है। दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि और डिटेल में एक्सप्लेन करिए, तो दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कृपया कमेंट में बताइएगा, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू क्लास है। आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो एमसीक्यू आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन आपने यदि कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। कम से कम 2 से 3 बार वीडियो एग्जाम से पहले देख करके जाएंगे तो आपका भी एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सकेगा। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ए न्यूक्लियोफाइल इज ए स्पीसीज व्हिच न्यूक्लियोफाइल वह प्रजाति है जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट प्रोटॉन, डोनेट प्रोटॉन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है? यानी कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर होता है। ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। डोनेट मतलब दान कर देना, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल में OH, CN, NH3, ठीक है? ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन अपना दान करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 एन इलेक्ट्रोफाइल इज ए स्पीसीज विच। इलेक्ट्रोफाइल वह प्रजाति है जो डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट प्रोटॉन, डोनेट न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। उसमें डोनेट था और इसमें एक्सेप्ट है। समझ में आ रहा है ना? इसमें एक्सेप्ट मतलब लेता है और उसमें डोनेट मतलब प्रदान करता है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में समझ में आ रहा होगा आपको डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जैसे एच प्लस, NO2 प्लस और AlCl3, ये सब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल। निम्न में से कौन न्यूक्लियोफाइल है? अभी एग्जांपल बताया गया था दोस्तों, यदि आपने ध्यान से वहां पे देखा होगा तो यहाँ पे इजीली आप बता सकते हैं। H प्लस, NO2 प्लस, OH माइनस या AlCl3। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, अभी इससे पहले हमने बताया इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोफाइल में ए भी था, ठीक है, और ए भी था और ए भी था, लेकिन OH माइनस जो है ये इलेक्ट्रोफाइल में नहीं था, इसलिए यह न्यूक्लियोफाइल था। क्या था? ये न्यूक्लियोफाइल में था, ठीक है दोस्तों? कहाँ पे था? न्यूक्लियोफाइल में। तो OH के पास नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल है? NH3, OH माइनस, NO2 प्लस या Cl माइनस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, NO2 प्लस। यानी कि NO2 प्लस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इसे इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड। धनात्मक आवेश वाला कार्बन कहलाता है कार्बोएनायन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल या कार्बिन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कार्बोकेटायन, ठीक है? जब कार्बन पर प्लस चार्ज होता है तो उसे कार्बोकेटायन कहते हैं, और जब माइनस होता है तो कार्बोएनायन कहते हैं, तो इसको कार्बोकेटायन कहेंगे, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है और रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? यही कार्बोकेटायन ना। क्वेश्चन नंबर 11 कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड। ऋणात्मक आवेश वाला कार्बन कहलाता है कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, रेडिकल, कार्बिन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बोएनायन। जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको कार्बोएनायन और जिसके पास पॉजिटिव होता है उसको कार्बोकेटायन। इसमें आप लोग विशेष अंतर रखेंगे, यानी कि डिफरेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आने वाले सब यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन हवाबाजी में नहीं कराया जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग कृपया सपोर्ट करिएगा। यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बेफिक्र होकर के वहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, आपको वहाँ पे रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया सुपर थैंक्स लिखें। क्या लिखेंगे दोस्तों? सुपर थैंक्स।
अब थैंक्स से काम नहीं चलने वाला है। अब आप लोग क्या लिखेंगे, सुपर थैंक्स लिखेंगे और हार्ट का इमोजी भेजेंगे, ठीक है। तब पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ए फ्री रेडिकल कंटेंस, यानी कि एक मुक्त रेडिकल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि फ्री रेडिकल के पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है जो पेयर में नहीं होता, इसी वजह से फ्री रेडिकल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच इंटरमीडिएट इज प्लानर इन स्ट्रक्चर, कौन सा मध्यवर्ती संरचना में समतलीय होता है, कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल या कार्बीन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइड होता है, कौन सा, sp2। इससे पहले के वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कराया गया है, तो यहाँ पे भी आपका जो कार्बोकेटायन है sp2 हाइब्रिडाइड होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, ऐसा होता है प्लेनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू, इंडक्टिव प्रभाव किसके माध्यम से संचारित होता है, सिग्मा बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से। तो दोस्तों इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सिग्मा बॉन्ड से। किससे, सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है और चैन में आगे बढ़ने पर धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच इफेक्ट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस, कौन सा प्रभाव दूरी बढ़ने पर घटता है, रिजोनेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस सेंसिटिव होता है, जितनी दूरी बढ़ेगी उतना कम हो जाएगा। कौन, इंडक्टिव इफेक्ट, जितना दूरी आप बढ़ाएंगे उसका क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 16, रिजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स, अनुनाद प्रभाव में क्या शामिल होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि रिजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है, स्ट्रक्चर जो है स्टेबल हो जाता है, ठीक है, यानी कि स्थिर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो नोन एज, हाइपर कंजुगेशन को क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस, टाटोमेरिज या इंडक्शन या आइसोमेरिज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, नो बॉन्ड रिजोनेंस। यानी कि हाइपर कंजुगेशन में एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता है, यानी कि वास्तविक बॉन्ड इसमें नहीं होता है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रिजोनेंस कहा जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो उसमें सुपर थैंक्स लिखेंगे, कमेंट में क्या लिखेंगे दोस्तों, सुपर थैंक्स लिखेंगे। सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे, क्योंकि जितना व्यूज जाता है उतना लाइक वगैरह नहीं जाता है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, या तो वीडियो ही समझ में नहीं आ रहा होगा, या तो जानबूझ करके लाइक नहीं कर रहे होंगे। लाइक और कमेंट और शेयर करने से पैसा नहीं कटता है तुम लोग के खतवा से। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और कमेंट में लिखें, ठीक है, कि सुपर थैंक्स, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर करा सकें, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट से हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है, उससे और अच्छा काम होता है। क्या होता है, जैसे 200-300 लोग देखेंगे तो उसमें से 5-10 लाइक आता है, तो क्या रिस्पॉन्स उसमें समझेंगे आप, यही समझेंगे ना कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप ऐसा वीडियो चाहते ही नहीं है, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इससे क्या पता चलता है, तो इसलिए यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में सुपर थैंक्स लिख लें, ठीक है, लिखें, ताकि हमको पता चल सके कि आप सभी एक्टिव हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच इफेक्ट स्टेबलाइज कार्बोकेटायन मोस्ट, यानी कि कौन सा प्रभाव कार्बोकेटायन को सर्वाधिक स्थिर करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन या स्टेरिक इफेक्ट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हाइपर कंजुगेशन। जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज़्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही क्या होगा, ज़्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले समूह क्या दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट या माइनस ई इफेक्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप शो, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह क्या दिखाते हैं, प्लस इफेक्ट, माइनस इफेक्ट या प्लस एच इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट।
तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी माइनस आई इफेक्ट। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं या दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंटरमीडिएट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि कौन सा मध्यवर्ती sp2 संकरण वाला होता है? कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कार्बोकेटायन। ठीक है, यानी कि कार्बोकेटायन में कार्बन के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इसकी जियोमेट्री वो कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और इसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। इसी कारण कार्बोकेटायन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 22, SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विया, यानी कि SN1 जो है अभिक्रिया किसके माध्यम से होती है? 1 स्टेप से, 2 स्टेप से, 3 स्टेप से, 9 स्टेप से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 2 स्टेप से। यानी कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें 2 स्टेप होता है। कौन कौन स्टेप? स्टेप 1 होता है स्लो स्टेप। कैसा स्टेप होता है? स्लो मतलब धीमी स्टेप होता है, धीमी गति होता है। लिविंग ग्रुप निकल जाता है और कार्बोकेटायन बनता है। पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों? लिविंग ग्रुप निकल जाता है और कार्बोकेटायन बनता है। स्टेप 2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पर अटैक करता है और ये फास्ट स्टेप है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है कार्बोकेटायन पर अटैक करता है। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनने के कारण SN1 रिएक्शन में रीअरेंज भी पॉसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 23, SN2 रिएक्शन इज, SN2 अभिक्रिया कैसी होती है? 2 स्टेप, 1 स्टेप, रेडिकल या आयनिक। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1 स्टेप। कैसा होता है SN2? SN1 जो होता है वो 2 स्टेप में और SN2 जो होता है वो 1 स्टेप में पूरा होता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन एक कंसर्टेड रिएक्शन है। इसमें बॉन्ड टूटना, बॉन्ड बनना दोनों एक ही स्टेप में होते हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इसमें एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है रिएक्शन। SN2 और SN1 जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसका अंतर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स बैक साइड अटैक, यानी कि कौन सी अभिक्रिया में बैक साइड अटैक होता है? SN1 में, SN2 में, E1 में या फ्री रेडिकल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा, SN2 में। ठीक है, SN2 में ही क्या होता है? SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हमेशा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है, इसलिए इसे ही बैक साइड अटैक कहा जाता है। इसी वजह से कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन होता है। कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच रिएक्शन शोज रेसिमिजेशन, यानी कि कौन सी अभिक्रिया रेसिमीकरण दिखाती है? SN2, SN1, E2 या एडिशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल, सॉरी, इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा दोस्तों? SN1 यानी कि बी। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन प्लेनर होती है और न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करता है। इसमें इससे इक्वल मिक्सचर ऑफ इनेंटिमर्स बनता है जिसे रेसिमिनेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, E1 रिएक्शन प्रोसेस विया, यानी कि E1 अभिक्रिया किसके माध्यम से होती है? कार्बोकेटायन से, कार्बोएनायन से, रेडिकल से या कार्बिन से। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कार्बोकेटायन। यानी कि E1 रिएक्शन में भी 2 स्टेप होती है। लिविंग ग्रुप निकलता है तो क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है। क्या होता है दोस्तों? लिविंग ग्रुप जब निकलता है तो वहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है और जब प्रोटॉन हटता है तो एल्कीन बनती है। कार्बोकेटायन बनने के कारण रीअरेंजमेंट जो होता है पॉसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 27, E2 रिएक्शन इज, E2 अभिक्रिया कैसी होती है? 2 स्टेप, 1 स्टेप, रेडिकल, रीअरेंजमेंट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। E2 अभिक्रिया जो होती है 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। E2 रिएक्शन में प्रोटॉन निकलता है और लिविंग ग्रुप निकलता है, दोनों एक ही साथ। ठीक है, दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए इसे कंसर्ड इलिमिनेशन भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हवाबाजी में नहीं कराया जा रहा है और कोई भी क्वेश्चन रैंडमली नहीं कराया जा रहा है। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूनिट वाइज कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि यूनिट वाइज आपका क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो क्वेश्चन आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? क्वेश्चन तो आना तय है इसी वीडियो से। तो वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में क्या लिखेंगे? सुपर थैंक्स। क्या लिखेंगे दोस्तों? सुपर थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स जरूर लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28,
विच सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन, यानी कि कौन सा विलायक SN1 अभिक्रिया को बढ़ावा देता है? पोलर प्रोटिक, नॉन पोलर, एप्रोटिक या सॉलिड? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, पोलर प्रोटिक। ठीक है, यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे क्या क्या होता है, वाटर और एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, यानी कि कार्बोकेटायन और एनायन दोनों को स्टेबलाइज करते हैं जिससे SN1 रिएक्शन तेज होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन, कौन सा विलायक SN2 अभिक्रिया को बढ़ावा देता है? पोलर एप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, नॉन पोलर या एक्वेस? तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे क्या क्या, DM, SO और DMF। ठीक है, ये दोनों जो है न्यूक्लियोफाइल को फ्री रखते हैं जिससे बैक साइड अटैक आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, विच एल्किल हैलाइड रिएक्ट फास्टेस्ट इन SN1? SN1 में कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे तेज अभिक्रिया करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मेथिल? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, टर्सरी। SN1 रिएक्शन की रेट कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। टर्सरी कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होता है, इसलिए SN1 फास्टेड होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कि कुछ और समझ में नहीं आ रहा है? कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में सुपर थैंक्स लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 31, विच एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स फास्टेस्ट इन SN2? SN2 में कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे तेज अभिक्रिया करता है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, एलाइलिक? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, प्राइमरी। यानी कि SN2 रिएक्शन में स्टेराइक हिंड्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में हिंड्रेंस कम होती है, इसलिए रिएक्शन तेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिपेंड्स ऑन, यानी कि कार्बोकेटायन की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? इसमें ऑप्शन दिया है हाइपर कंजुगेशन पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे, रिजोनेंस पे, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही माना जाएगा, या सही होगा दोस्तों। यानी कि कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। तीनों मिलाकर कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, विच इफेक्ट एक्सप्लेन एल्किन स्टेबिलिटी, एल्किन की स्थिरता किस प्रभाव से समझाई जाती है? इंडक्टिव से, हाइपर कंजुगेशन से, स्टेरिक से, आयनिक से? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, हाइपर कंजुगेशन। यानी कि एल्किल में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के इंट्रैक्शन से हाइपर कंजुगेशन होता है, जो एल्कीन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच स्पीसीज अटैक्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पर कौन आक्रमण करता है? न्यूक्लियोफाइल, रेडिकल, बेस, एसिड? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर अटैक करता है। अटैक जानते होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच स्पीसीज अटैक्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पर कौन आक्रमण करता है? इलेक्ट्रोफाइल, रेडिकल, बेस या सॉल्वेंट? तो दोस्तों इसमें आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए उस पर अटैक करता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच इंटरमीडिएट रीअरेंज इजली, कौन सा मध्यवर्ती आसानी से पुनर्व्यवस्थित होता है? कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, रेडिकल, एल्कीन? तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, कार्बोकेटायन। ठीक है, यानी कि कार्बोकेटायन रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है, इसलिए रीअरेंज सबसे ज्यादा इसी में होती है। क्वेश्चन नंबर 37, रीअरेंज अकर्स टू फॉर्म, यानी कि पुनर्व्यवस्था किसके निर्माण के लिए होता है? लेस स्टेबल आयन, मोर स्टेबल आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या रेडिकल? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मोर स्टेबल आयन। ठीक है, यानी कि रिएक्शन हमेशा ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज बनाने की कोशिश करती है, इसलिए रीअरेंजमेंट होकर मोर स्टेबल आयन बनता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच रिएक्शन इज स्टेरियो स्पेसिफिक, यानी कौन सी अभिक्रिया स्टीरियो स्पेसिफिक होती है? SN1, SN2 या
E1 या फ्री रेडिकल। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, SN2। SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है जिससे डेफिनिट स्टीरियो केमिस्ट्री फॉलो होती है, इसलिए इसे स्टीरियो स्पेसिफिक भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, विच रिएक्शन गिव्स इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कौन सी अभिक्रिया विन्यास का उल्टाव देती है, SN1, SN2, E1 या एडिशन। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें भी बिल्कुल करेक्ट होगा, SN2। बैक साइड अटैक के कारण प्रोडक्ट में वाल्डेन इन्वर्सन होता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच इंटरमीडिएट पिरामिडल, कौन सा मध्यवर्ती पिरामिडीय होता है, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, रेडिकल या एल्कीन। तो दोस्तों इसमें आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, कार्बोएनायन। ठीक है, कार्बोएनायन में लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर। एलपी जिसको आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी दोस्तों, यदि आपने पढ़ा है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जियोमेट्री जो होता है पायरामिडिल होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, विच इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, कौन सा प्रभाव सिग्मा बॉन्ड से कार्य करता है, इंडक्टिव, रिजोनेंस, मीजोमेरिक या इलेक्ट्रोमेरिक। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज शोन बाई, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव किसमें दिखता है, सेचुरेटेड कंपाउंड में, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में, एल्कीन्स में या एल्कोहल में। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट केवल डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में होते हैं। इसमें होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले में। क्वेश्चन नंबर 43, विच इफेक्ट इज टेम्पोरी, कौन सा प्रभाव अस्थायी होता है, अस्थायी। ठीक है, इंडक्टिव, रिजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट केवल अट्रैकिंग नहीं दोस्तों, अटैकिंग ना, अटैक करना, अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में होता है और रिएक्शन के बाद ये समाप्त भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच इफेक्ट रिक्वायर्स अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि कौन सा प्रभाव आक्रमणकारी अभिकर्मक की आवश्यकता करता है, इंडक्टिव, रिजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक या मीजोमेरिक। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोमेरिक, यानी कि बिना अटैकिंग रिएजेंट के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, विच आयंस एक्ट एन एज न्यूक्लियोफाइल, कौन सा आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, नाइट्रोनियम आयन या एल्यूमिनियम आयन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, Cl-, यानी कि क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यह न्यूक्लियोफाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 46, सब क्वेश्चन जो है सीक्वेंस में कराया गया है दोस्तों। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज और अच्छे से कराया गया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुपर थैंक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? सुपर थैंक्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, तभी अगला पार्ट जल्द आएगा। सुपर थैंक्स लिखना है। क्या लिखना है? सुपर थैंक्स। ठीक है, और अभी तक शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी इसी प्रकार का रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्त या फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमको अच्छे से सपोर्ट मिले और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, विच आयन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है, OH-, Cn-, NO2+ या I-। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स, यानी कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कौन सी अभिक्रिया तंत्र में कार्बोकेटायन मध्यवर्ती होता है, SN1 में, SN2 में, E1 में, बोथ A एंड C। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, SN1 व एंड E1 बोथ दोनों में होता है, यानी कि SN1 और E1 दोनों रिएक्शंस में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। क्वेश्चन नंबर 48, विच फैक्टर अफेक्ट्स रिएक्शन मैकेनिज्म, कौन सा कारक अभिक्रिया तंत्र को प्रभावित करता है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ रिएजेंट,
ऑल ऑफ दीज। तो इसमें भी आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे, सॉल्वेंट पे और रिजेंट पे, ठीक है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 विच मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स कंसर्टेड प्रोसेस, कौन सा तंत्र संयुक्त प्रक्रिया शामिल करता है, SN1, SN2, E1 या रीअरेंजमेंट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, SN2, ठीक है। SN2 में बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म एक ही स्टेप में होता है, इसलिए इसे कंसर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और इस यूनिट का ये अंतिम क्वेश्चन है, विच मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व इंटरमीडिएट, कौन सा तंत्र मध्यवर्ती को शामिल नहीं करता, SN1, E1, SN2 कार्बोकेटायन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकेटायन या कार्बोएनायन इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा पूरा आपका यूनिट 5 का, इसका यूनिट 5 का ये पूरा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम ओरिएंटेड था, तो इसे मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो यूनिट 1 से प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो यूनिट 1 से आप वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे। अभी तक यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यूनिट 1 से पढ़ना शुरू कीजिए और एग्जाम से पहले 2 से 3 बार टोटल वीडियो देख लीजिए। 8 वीडियो ऐसे आपका पड़ेगा और यदि समय बच गया तो उसमें से 1-2 मॉडल पेपर भी कराए जाएंगे आपको। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सुपर थैंक्स लिखें, ताकि आगे वाला वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके आप लोगों को। यदि आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम लिंक से आप टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।